हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल और आपका आज का पार्टिशन लिटरेचर का टॉपिक है भीष्म साहनी का तमस। अब देखो, आप ये तमस को पढ़ने से पहले एक चीज को समझो, ठीक है। इमेजिन करो एक छोटे से पंजाब के टाउन में जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख जनरेशन से एक दूसरे के साथ में नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ये लोग मार्केट भी जाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, फैमिली साथ में रहती है, बच्चे एक साथ खेलते हैं और वक्त के साथ साथ रिश्ते बनते हैं। तो ये पैराग्राफ एस्टैब्लिश कर रहा है कि राइट्स पहले से सोसाइटी वायलेंट आपकी जो थी नहीं थी, है ना। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप जनरेशन से पीसफुल को एग्जिस्ट कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रूव करता है कि कम्युनल वायलेंस नेचुरल नहीं है, ये क्रिएट किया जाता है आपका यहाँ पे, है ना। और फिर एक सडनली एक कैलकुलेटिव आपका पॉलिटिकल मूव होता है। होता क्या है, एक पिग का मार के कारकस बोलते हैं ना जिसको, एक पिग का लाश, उसको एक मॉस्क के सीढ़ी पे फेंक दिया जाता है। अब ये ट्रिगर इंसिडेंट है। क्यों? क्योंकि पिग की डेड बॉडी डेलिबरेटली जानबूझकर मॉस्क की स्टेप्स पे रखी जाती है। इस्लाम में पिग्स इम्प्योर माना जाते हैं और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कैलकुलेटेड प्रोवोकेशन है जो मुस्लिम कम्युनिटी को गुस्सा दिलाने के लिए किया गया था, है ना, डिजाइन किया गया था पूरा का पूरा। सो कैलकुलेटेड वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज किसी ने प्लान किया है यहाँ पे आपका। तो अब मॉस्क के इंसिडेंट का रिटेलिएशन क्या हुआ, एक काऊ का कारकस, एक गाय को मार के उसका बॉडी वहां पे हिंदू मंदिर के सामने रख दिया जाता है। और हिंदू, आप लोग जानते हो, हमारे यहाँ पे गाय तो हमारी माता है, सेक्रेड है। तो ये इक्वली प्रोवोकेटिव एक्ट है। अब साइकिल ऑफ रिवेंज स्टार्ट होता है। दोनों कम्युनिटीज विक्टिमाइज्ड हैं और एंग्री फील करते हैं और एक प्रोवोकेटिव एक्ट का जवाब में दूसरा प्रोवोकेटिव एक्ट होता है। तो अब बस पूरा शहर तमस में डूब जाता है। तमस का मतलब डार्कनेस है, लेकिन ये जो डार्कनेस है, ये हम डार्कनेस आपकी फिजिकल डार्कनेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये मॉरल और साइकोलॉजिकल डार्कनेस के बारे में बात कर रहे हैं। एंटायर टाउन केओस में है और ऑर्डिनरी लोग रैशनल थिंकिंग छोड़ देते हैं, डर, हेट्रेड कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन यहाँ पे आपका क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये जो नोवेल है, ये नोवेल सिर्फ राइट्स दिखाता नहीं है बल्कि एक बहुत अनकंफर्टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि राइट्स नेचुरली शुरू होते हैं या फिर डेलिबरेटली किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ऑर्डिनरी लोग कम्युनल होते हैं या उन्हें कम्युनल बनाया जाता है। तो ये नोवेल का सेंट्रल क्वेश्चन है। भीष्म साहनी वॉयलेंस शो करने से ज्यादा ये बात पे करना चाहते थे कि ये क्यों होता है, रीजन क्या है, क्या लोग नेचुरली वॉयलेंट है या फिर पॉलिटिकल फोर्सेस उन्हें वॉयलेंट बनाती है। तो नोवेल भी यही कह रहा है कि ये लेटर है, बात का है कि इसको कम्युनल बनाया जाता है डेलिबरेटली। तो तमस जो है आपका यहाँ पे, तमस एक लैंडमार्क हिंदी नोवेल है भीष्म साहनी का, जो आपका 1974 में इसको पब्लिश किया गया था। अभी मैं ऑथर के बारे में बताऊंगी आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो। और इस वर्क के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1975 में। ये नोवेल पार्टीशन लिटरेचर का सबसे पॉलिटिकली चार्ज और रियलिस्टिक अकाउंट माना जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है और लिटरेरी सिग्निफिकेंस में, तो आप इसको लेके यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो तमस सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये वो ट्रूथ है जो दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल फोर्सेस ऑर्डिनरी लोगों को मैनिपुलेट करके सोसाइटी को अंधकार में धकेल देती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह है जो शो करता है कि कैसे पॉलिटिशियंस ऑर्डिनरी लोगों को अपना कठपुतली की तरह बनाते हैं। सो तमस 3 लिटरेरी मूवमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है ये सोशल रियलिज्म, जो सोसाइटी को जैसा है वैसे शो करता है विदाउट शुगर कोटिंग। दूसरा है पार्टीशन लिटरेचर, जो 1947 के बाद में राइटिंग है। और तीसरा है प्रोग्रेसिव लिटरेचर। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आप भीष्म साहनी के बारे में बात करोगे तो भीष्म साहनी बहुत ही एजुकेटेड और कल्चरली रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जो फैमिली है वो आर्य समाज से डीपली इन्फ्लुएंस था। अब आर्य समाज 19th सेंचुरी का इंपॉर्टेंट हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एस्टेब्लिश किया था, है ना। तो भीष्म साहनी जो है ये बचपन से इन्होंने रिलीजन, सोशल रिफॉर्म्स और कम्युनल इश्यूज के, इन सारी चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व किया था। तो अब ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये उनकी अपब्रिंगिंग और उनके जो सोच है उसको एक्सप्लेन करती है। अब आर्य समाज हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था, है ना, जो सुपरस्टिशन को क्रिटिसाइज करता है और सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करता है। तो छोटी सी एज में ही साहनी ने रिलीजन को क्वेश्चन करना और कम्युनल इश्यूज जो है उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। और इन्हीं सब चीजों ने उनकी आपकी जो राइटिंग है उसको शेप किया था।
अगर आप इनके बड़े भाई का नाम देखोगे तो इनके बड़े भाई का नाम बलराज साहनी है। नाम सुना होगा आपने, बलराज साहनी इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से कंसिडर किए जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भीष्म साहनी के इस भीष्म साहनी द यंगर ब्रदर ऑफ बलराज साहनी, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बलराज साहनी आपके लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर थे जो दीदार, परख, दाग जैसी फिल्म्स में पॉपुलर रहते हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखो इनको लेके। और अब एक और चीज ध्यान में रखोगे आप, भीष्म साहनी ने पार्टीशन को बुक्स में नहीं पढ़ा था, उन्होंने उसको अपनी आंखों से विटनेस किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पर्सनली विटनेस करते हो तो, और आप उसको राइटिंग में लिख रहे हो, तो आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है, क्योंकि वो रूमर्स नहीं रहते, वो एक्चुअली आंखों देखी चीजें हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, तो 1947 में जो वायलेंस हुआ था आपका रावलपिंडी के आसपास और पंजाब रीजन में जो कम्युनल वायलेंस हुए थे, भीष्म साहनी ने डायरेक्टली विटनेस किए थे वो राइट्स, किलिंग्स, वो डर, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें। सो 1947 में रावलपिंडी और पंजाब एक्सट्रीम कम्युनल वायलेंस में थे, तो ये सारी चीजें उन्होंने विटनेस करी। और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसीलिए है क्योंकि उनकी जो राइटिंग है वो इतनी रियल और हॉन्टिंग फील होती है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो बलराज साहनी ने आपको, आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने आपके उर्दू शॉर्ट स्टोरीज वगैरह भी लिखी थी यहाँ पे आपका। वो टीचर भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, प्ले राइट भी थे, मतलब ही वाज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। गॉट इट? तो ये आपको भी देखना है यहाँ पे आपका। और ये जो शॉर्ट स्टोरीज है उनमें उनका नाम था आपका कुछ नई नई कहानियां टाइप्स करके। तो ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट देन ठीक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए आपका। 1975 में इनको आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर द सेम नोवेल विच वाज पब्लिश इन 1974 तमस को लेके। ठीक है, तो ये आप देख लेना यहाँ पे आपका। और पद्म भूषण मिला था इनको 1998 में, ही इज ऑल्सो अवार्डेड पद्म भूषण, ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रखना आपका। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन से कुछ कुछ ध्यान में रखने के लिए, ये पूरा का पूरा मैंने हिस्ट्री आपको यहाँ पे बताई दिया। ये नई कहानियां इनको लेके है यहाँ पे, इनका पूरा लाइफ हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है यहाँ पे। अपने रियलिज्म, डीप ह्यूमनिज्म और कम्युनल पॉलिटिक्स पे जो ये शार्प अटैक करते थे, तो वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तमस के अलावा भी इन्होंने 7 नोवेल्स और कुछ शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखी थी, बट देन तमस इज द वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। गॉट इट? अब तमस का बात करोगे तो 1974 में पब्लिश हुआ और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1975 में मिला। जो टाइटल है तमस, संस्कृत वर्ड है, लिटरल मीनिंग क्या होता है इसका? डार्कनेस और इग्नोरेंस यहाँ पे आपका। जनर कौन सा है? 3 जनर में आ जाएगा, पार्टीशन है, हिस्टोरिकल है और आपका सोशल रियलिज्म है। सेटिंग कौन सा है? 1947 जब आपका कम्युनल राइट्स हुए थे, तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस में आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आपको बताना है आपका। 3 जॉनरेज के बारे में भी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से जॉनरेज है, तो ये आप यहाँ पे सीधे बात इसमें कर लेना। स्ट्रक्चर का बात करोगे तो इसमें कोई भी सिंगल हीरो नहीं है, मल्टी पर्सपेक्टिव नैरेटिव है यहाँ पे आपका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप आजादी में देखोगे या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान में देखोगे, उनमें सब में सिंगल प्रोटैगनिस्ट होता है। यहाँ पे कोई सिंगल प्रोटैगनिस्ट नहीं है। भीष्म साहनी इंडिविजुअल स्टोरी नहीं बताना चाहते थे, वो पूरी सोसाइटी की स्टोरी बताना चाहते थे, इसलिए कोई सिंगल हीरो उन्होंने नहीं रखा। नोवेल आपका क्या है? ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 21 चैप्टर्स में है और इंसिडेंट्स को फोकस करता है, तो रीडर को सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनका पर्सपेक्टिव मिलता है। हिंदू पर्सपेक्टिव भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, इसलिए नोवेल काफी आपको एक्सट्रीमली ब्रॉड और बैलेंस लगेगा आपका यहाँ पे। अब मल्टी पर्सपेक्टिव नरेशन का बात करोगे तो स्टोरी एक ही कैरेक्टर की आई से नहीं देखी जाती, डिफरेंट कैरेक्टर्स के व्यू पॉइंट से मिलता है यहाँ पे। और पार्टीशन को समझने के लिए एक साइड का पर्सपेक्टिव कभी भी काफी नहीं है, इसीलिए मल्टीपल वॉइसेस उन्होंने यहाँ पे आपका यूज किया है यहाँ पे आपका। गॉट इट? अब आप नोवेल का अगर स्टार्टिंग का बात करोगे तो नोवेल जो है आपका एक छोटे से पंजाब के टाउन में सेट है। शुरू में एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब साथ में रहते हैं। डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो तो डेली नॉर्मल लाइफ में सभी के साथ चल रहे होते हैं। लोग अपना काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सब कुछ ऑर्डिनरी लगता है। तो भीष्म साहनी ये एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि राइट्स नेचुरली नहीं होते, सोसाइटी पहले से परमानेंटली वॉलेंट नहीं होती, वॉलेंस को क्रिएट किया जाता है। फिर होता क्या है यहाँ पे आपका, एक आपका नाथू नाम का कैरेक्टर है यहाँ पे, वो एक पुअर चमार है। तो चमार ट्रेडिशनली लेदर वर्क और टैनिंग से एसोसिएटेड कास्ट को कहा जाता था। तो नाथू सोसाइटी के लोएस्ट इकोनॉमिक सेक्शंस में बिलोंग करता है। अब वो पॉलिटिकली अवेयर आदमी नहीं है, उसे कम्युनल पॉलिटिक्स की कोई स्पेशल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तो एक दिन नाथू को 5 रुपया दिए जाते हैं, उससे कहा जाता है कि तू एक पिग को मार दे, और उसके लिए उसको लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल एक ऑर्डिनरी जॉब है, क्योंकि ये तो उसका रोजमर्रा का काम होता है ना, तो 5 रुपए लेके एक सुअर को मार देता है। तो उसे नहीं पता था कि उसका एक्शन उसको किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, उसको नहीं आइडिया था बिल्कुल भी। सो ये पॉइंट भीष्म साहनी का फर्स्ट मेजर मैसेज था
कम्युनल वायलेंस अक्सर ऑर्डिनरी और पुअर लोगों को मैनिपुलेट करके स्टार्ट की जाती है। सो ना तो किसी आइडियोलॉजी के लिए पिक नहीं मारता, वो अपने भाई पेट भरने के लिए पिक मारता है ना, सर्वाइवल के लिए, 5 रुपए कमाने के लिए पिक मारता है। तो अब क्या होता है, पिक को मारने के बाद में उसकी जो लाश होती है चुपके से मॉस्क के स्टेप्स पर थ्रो कर दी जाती है ना। मैंने पहले बताया था इस्लाम में ये आपका बुरा माना जाता है यहाँ पे आपका। तो पिग सिर्फ एनिमल नहीं है, ये कम्युनल हेट्रेड का पॉलिटिकल वेपन बन जाता है। भीष्म साने ये दिखाना चाहते थे कि राइट्स अक्सर किसी जेन्युइन रिलीजियस इशू से नहीं बल्कि प्लान प्रोवोकेशन से स्टार्ट होते हैं। अब मॉस्क इंसिडेंट का जवाब में एक काउ स्लॉटर की जाती है, उसकी बॉडी हिंदू टेम्पल के पास थ्रो कर दी जाती है। हिंदू ट्रेडिशन में काउ सेक्रेड है, इसलिए ये भी अपना इक्वली प्रोवोकेटिव हो गया। अब भाई साइकिल ऑफ रिवेंज स्टार्ट हो जाती है। तो किसी को एग्जैक्ट ट्रुथ नहीं पता, लोग असम्पशंस बनाते हैं, रूमर स्प्रेड होने लगती है, इतना गुस्सा बढ़ जाता है। हर ग्रुप खुद की विक्टिम और दूसरे ग्रुप की मतलब खुद को विक्टिम और दूसरे ग्रुप को अपना दुश्मन समझने लग जाता है। अब एक प्रोवोकेटिव एक्ट के जवाब में दूसरा प्रोवोकेटिव एक्ट हुआ, फिर उसके जवाब में तीसरा, और धीरे धीरे वॉयलेंस अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को नोवेल एक ब्रिलियंट तरीके से एक्सपोज करते हैं। तो भीष्म सानी रिपीटेटिवली दिखाते हैं कि राइट्स एकदम से शूट नहीं करते, है ना, ऊपर से आसमान नहीं करता। उनके पीछे रूमर्स होती है, मैनिपुलेशन होता है, डर होता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है। इन सब का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे आपका प्ले होता है। इनिशियली इंसिडेंट छोटा सा लगता है, लेकिन कम्युनल टेंशन ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। पॉलिटिकल फोर्सेस उस टेंशन को एक्सप्लॉइट कर लेती है। रूमर्स और फियर सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देते हैं, और फिर सडनली पूरा का पूरा शहर दंगे फसाद में फट जाता है आपका यहाँ पे। अब जो नेबर्स होते हैं, सबसे ट्रेजिक चीज यहाँ पे ये है कि जो लोग जनरेशन से सदियों से साथ रह रहे थे वही अब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। कल तक जो नेबर था, पड़ोसी था, आज वो दुश्मन बन गया। कल तक जो दोस्त था आज उस पर अटैक कर रहे हैं। तो राइट्स का सबसे डेंजरस अफेक्ट सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है, जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है। किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहता और सोसाइटी का फाउंडेशन ही आपका टूट जाता है। तो भीष्म सानी जो है ये आपके वायलेंस को, आपके इसको आप एक बार रीड कर लेना। मैं आपको यही स्टोरी आप यहाँ पे रीड कर लेना, मैं इसका पीडीएफ वगैरह आपके कोर्स में इसमें प्रोवाइड कर दूंगी। मैं यही सेम स्टोरी को आपको अभी ऐसे बता रही हूँ डायरेक्टली। तो भीष्म सानी जो है आपके ये वायलेंस को रोमांटिसाइज नहीं कर रहे और लेकिन छुपा भी नहीं रहे हैं। इंसिडेंट में इनोसेंट बेचारे जो बेकसूर लोग हैं मारे जाते हैं सिर्फ उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर। घरों को जला दिया जाता है, पूरा का पूरा नेबरहुड उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो लोग जो हैं ये दूसरों की प्रॉपर्टी लूटने लगते हैं। अब यहाँ पे आपको ह्यूमन ग्रीड का, वायलेंस का ये एक साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वुमेन जो है ये कम्युनल रिवेंज का टारगेट बन जाती है, और यही पार्टीशन लिटरेचर का एक पेनफुल रियलिटी है जो भीष्म साहनी ने बहुत ऑनेस्टली डिपिक्ट की है। ट्रेन टू पाकिस्तान और आज़ादी में कुछ सेंट्रल फैमिलीज है, लेकिन तमस में पूरी सोसाइटी प्रेजेंट है। कांग्रेस लीडर्स भी है, मुस्लिम लीग के लीडर्स भी है, कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट भी हैं आपके यहाँ पे, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी प्रेजेंट है। वुमेन और चिल्ड्रन की सफरिंग को आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इक्वली इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है। सो ये वायलेंस जो है ये सिर्फ आप देखोगे इसको आदमी की स्टोरी नहीं है, सिर्फ मैन की स्टोरी नहीं है, पूरा सोसाइटी सफर करता है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब भीष्म सानी यहाँ पे ये दिखाना चाहते थे कि पॉलिटिक्स जो है ये राइट्स के बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहती है। अब यहाँ पे आपके एक ये आते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर रिचर्ड का रोल आता है। अब रिचर्ड जो है ये ब्रिटिश डेप्यूटी कमिश्नर थे। अब उसका रोल सिंबॉलिक है, वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। नोवेल सजेस्ट करता है कि ब्रिटिश अथॉरिटी आपके ऐसे टाइम पे हमेशा पैसिव रहे हैं, इनडिफरेंट रहे हैं या फिर इनइफेक्टिव रहे हैं जब वायलेंस आपका स्प्रेड हो रहा था। सो भीष्म सानी इनडायरेक्टली ब्रिटिश पॉलिसी को क्वेश्चन करते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी टाइमली एक्शन नहीं लिया है। तो जैसे जैसे राइट्स बढ़ते गए, लोग अपने घरों को छोड़ के जाने लगे। हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, रिफ्यूजी बन गए। जो घर जनरेशन से उनका था अब सडनली उनको छोड़ना पड़ रहा है। माइग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक आपका जोग्राफिकल मूवमेंट नहीं है, इट ऑल्सो मीन्स अपनी यादों को खो देना, मेमोरीज लूज करना, अपनी आइडेंटिटी लूज करना, अपनी बिलोंगिंगनेस को लूज करना। सो नोवेल का सेंट्रल मैसेज ये है कि रियल ट्रेजेडी सिर्फ डेथ नहीं है, रियल ट्रेजेडी है ह्यूमैनिटी का कोलैप्स। लोग रिलीजन के नाम पर इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरों को इंसान समझना बंद कर देते हैं, और यही तमस है। इसी को आप बोलते हो अंधकार, डार्कनेस, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपका बताया गया है। भीष्म सानी बहुत बैलेंस राइटर थे।
और वो ये नहीं कहते थे कि सब लोग मॉन्स्टर्स बन गए हैं। कुछ लोग अपनी जान रिस्क में डालकर दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी कम्युनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड हेल्प करते हैं। कुछ लोग ह्यूमैनिटी को चूज करते हैं, क्योंकि नोबल कंप्लीटली होपलेस नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो डार्कनेस के बीच थोड़ी लाइट भी है, लेकिन वो लाइट बहुत वीक है। सो नोबल किसी आपकी हैप्पी एंडिंग में यहाँ पे खत्म नहीं होता है। यहाँ पे आपका है ना, लोग अपने घर खो देते हैं, अपनी फैमिलीज खो देते हैं, अपनी सिक्योरिटी खो देते हैं, और उनका भरोसा जो ह्यूमैनिटी पे था, इंसानियत पे था, उसको खो देते हैं। तो भीष्म सानी ये एम्फेसाइज करते हैं कि राइट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रॉमा है, जो आपको जो आपके अंदर जो बैठ गया है, जो डर जो है, ये साइकोलॉजिकल स्कार्स जो हैं, ये जनरेशन तक आपके सर्वाइव करते हैं यहाँ पे आपका। सो तमस का कोई सिंगल प्रोटैगनिस्ट नहीं था, किसी एक पर्सन की स्टोरी नहीं है, पूरी सोसाइटी की स्टोरी है यहाँ पे आपका। ठीक है, और एपिसोडिक यहाँ पे फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर में इन्होंने यहाँ पे आपका इसको बताया गया है। तो नोवेल में डिफरेंट एपिसोड से बना हुआ है। एक चैप्टर एक कैरेक्टर को फॉलो करता है, नेक्स्ट चैप्टर किसी और ग्रुप को फॉलो करेगा, फिर किसी और लोकेशन को। तो रीडर को लगता है कि पूरा सोसाइटी साइमल्टेनियसली आपका कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, और एग्जैक्टली यही ऑथर का पर्पस भी है। राइट्स ऑर्डरली नहीं होते, राइट्स क्योटिक होते हैं, इसलिए नैरेटिव भी यहाँ पे इन्होंने क्योटिक फील करे ऐसा बनाया है। तो एक चैप्टर का कैरेक्टर कभी रिटर्न नहीं करता, बट दिस इज इंटेंशनल, जानबूझ के ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया यहाँ पे आपका। ठीक है, अब आप थीम्स का बात करोगे तो ये नोवेल का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है कि तमस का लिटरल मीनिंग डार्कनेस है, लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? इग्नोरेंस। ठीक है, ब्लाइंड, हेट्रेड, लॉस ऑफ रीजन। तो नोवेल के बिगनिंग में ऑर्डिनरी लोग, नॉर्मल लाइफ चल रही है, कोई नेचुरल किलर नहीं है, कोई नेचुरल वायलेंट नहीं है। धीरे धीरे रूमर्स, डर, प्रोपागेंडा, ये सारी चीजें उनके दिमाग में कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक इंडिविजुअल इंसान शायद रैशनल हो, लेकिन जब वही इंसान एक मॉब का पार्ट बन जाता है, भीड़ का पार्ट बन जाता है, तो उसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो सकता है। यही कम्युनल मैडनेस है। भीष्म सानी ये सजेस्ट करते हैं कि राइट्स रिलीजन की वजह से कम और इग्नोरेंस की वजह से ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर ये बात करें आपके पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन को लेके। अब नोवेल रिपीटेटिवली दिखा रहा है कि रिलीजन का जेन्युइन फेथ के लिए नहीं, बल्कि पावर के लिए यूज किया जाता है, और ये फैक्ट है, आज भी ये सब किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर स्पीचेस देते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर वॉयलेंस रोक नहीं पाते। मुस्लिम लीग के एक्टिविस्ट भी कम्युनल टेंशंस को एक्सप्लॉइट करते हुए दिखाए गए हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल नहीं करती है। कई जगह वो बस बैठ के यहाँ पे तमाशा देखती है, स्पेक्टेटर्स बन जाती है। तो ये रिलीजन, उन्होंने बताया यहाँ पे आपके राइटर ने कि दैट रिलीजन वॉज नॉट द रियल वेपन, पॉलिटिक्स मेड रिलीजन ऑफ वेपन। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका फेलियर ऑफ आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप। नॉर्मली नोवेल्स एक आइडियोलॉजी को हीरो बना देती है, लेकिन तमस इसमें ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस कम्युनल हार्मनी मेंटेन नहीं कर पाती, और जो मुस्लिम है, ये जो मुस्लिम लीग थी, जो ये टेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। इवन जो कम्युनिस्ट वर्कर्स थे, जो पीसफुली एस्टैब्लिश करना चाहते थे, अल्टीमेटली वो इनएफेक्टिव प्रूव होते हैं। तो नो आइडियोलॉजी इज पावरफुल इनफ व्हेन हेट्रेड हैज ऑलरेडी एंटर्ड पीपल्स माइंड। सो नोवेल इसी आइडियोलॉजिकल फेलियर को आपका हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है ह्यूमैनिटी वर्सेस ब्रुटैलिटी। अब वो ये नहीं, आपके राइटर ये नहीं कहते कि सारी दुनिया एवल है। सारे, मैंने आपको बताया था कि कुछ बैलेंस इन्होंने अप्रोच बताई थी। अच्छे अच्छे आपके कैरेक्टर्स भी है, बुरे कैरेक्टर्स भी है यहाँ पे आपका, तो उन्होंने बताया है। ठीक है, फिर पार्टीशन एज मैन मेड ट्रेजेडी। अब ये जो है यहाँ पे कि पार्टीशन कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, वही पॉलिटिकल कैलकुलेशंस और रिलीजियस मैनिपुलेशन पे चलता है। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर इसको यहाँ पे आपका मैन मेड ट्रेजेडी बना देते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑर्डिनरी लोगों के ऊपर? तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे आपका किसी पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं, बल्कि आम जनता के ऊपर है। ना कोई लीडर, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर, और ना ही कोई आइडियोलॉजिस्ट इन पे सफर करते हैं। ये जो बेचारे शॉपकीपर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, वुमेन हो गई, बच्चे हो गए, फार्मर हो गए, ये लोग सफर करते हैं। उनका डेली रूटीन डिसअपियर हो जाता है। ये नेबरहुड जो है, ये जो आपका जहाँ पे आप रहते हो मोहल्ला होता है, ये टूट जाता है। सो ट्रस्ट वैनिश हो जाता है, और ऑर्डिनरी जो जनता है सबसे बड़ा प्राइस पे करती है ऐसी सिचुएशंस में। ठीक है, रोल ऑफ रूमर्स एंड रिटेलिएशन। राइट्स जो हैं ये आपके फैक्ट से नहीं स्प्रेड होते, बल्कि रूमर्स से स्प्रेड होते हैं। एक सुअर का मास्क नियर पिग, काउ नियर टेम्पल, तो रूमर फैलता है, डर बढ़ता है, और फिर इसका रिटेलिएशन स्टार्ट होता है, फिर और रिटेलिएशन स्टार्ट होता है। इसने कुछ किया, उसने कुछ किया, उसने कुछ किया, इसने कुछ किया।
एक छोटा इंसिडेंट कभी कभी पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर देता है, और यही रीजन है कि रोमन्स नोवेल में ऑलमोस्ट वेपन की तरह फंक्शन करते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। जेंडर्ड वायलेंस का बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका। तो राइट्स के दौरान वुमेन ऑफ्टन बिकम्स द सिंबल ऑफ कम्युनिटी ऑनर। अबडक्शन, सेक्सुअल असॉल्ट, ह्यूमिलिएशन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। वायलेंस सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं करता, वायलेंस वुमेन की बॉडीज को कम्युनल रिवेंज का बैटलफील्ड में कन्वर्ट कर देता है। सो नोवेल स्ट्रांगली कंडेम करता है इस प्रैक्टिस को। डार्कनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। हम सब सोचते हैं कि हम सिविलाइज सोसाइटी जो है उसके हिस्सेदार हैं, रूल्स है सोसाइटी में, मोरालिटी है उस सोसाइटी में, लॉ होता है, पर ये नोवेल सजेस्ट करता है कि सिविलाइजेशन का लेयर बहुत पतला सा है, एक बहुत थिन लेयर है। जैसे ही फियर और प्रोपेगेंडा का प्रेशर आता है, ये लेयर सबसे पहले कोलैप्स करता है, और जब इंस्टीट्यूशंस फेल करते हैं तो इंसान के अंदर का जो पाप, जो डार्कनेस है ना, जो हैवान है, वो सामने आ जाता है। और इसी डार्कनेस को उन्होंने तमस बोला है आपके राइटर ने, ठीक है। की कैरेक्टर्स ना तो मैंने आपको बता दिया था, है ना, जो यहाँ पे बेचारा अपने 5 रुपए के लिए उस सुअर को मार देता है यहाँ पे आपका। फिर एक आपका मुराद अली आता है। मुराद अली मुस्लिम लीग एक्टिविस्ट है। ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और कम्युनल प्रोवोकेशन और इनका यूज रिप्रेजेंट करता है। तो मुराद अली एक इंडिविजुअल से ज्यादा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे आपका सिंबल बनाया गया है। रिचर्ड है जो कुछ करता ही नहीं है, ब्रिटिश डेप्यूटी कमिश्नर, वो डिटैच्ड है, इमोशनली अनइन्वॉल्व है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन मर रहा है कौन जी रहा है। फिर आपकी लीसा आती है जो रिचर्ड की वाइफ है यहाँ पे आपका। ये आउटसाइडर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है, उसके थ्रू रीडर कॉलोनियल एलिट की इमोशनल डिस्टेंस को देख पाता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे हरनाम सिंह एंड बंतो आ जाते हैं आपके यहाँ पे। ये एक बूढ़े सिख कपल है जो चाय की दुकान चलाते थे, उन्हें अपना गाँव छोड़कर भागना पड़ता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इनोसेंट विक्टिम्स है पार्टीशन के, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन सफरिंग उन्हें भी फेस करनी पड़ी। देब आ जाता है आपका यहाँ पे। देब एक कम्युनिस्ट वर्कर है, ये पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, दंगे रोकना चाहता है यहाँ पे आपका, और वॉयलेंस के सामने उसकी आइडियोलॉजी और ये जो भी उसकी कोशिशें होती है वो सब नाकाम हो जाती है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके आइडियलिज्म विदाउट प्रैक्टिकल पावर को लेके। फिर आ जाता है आपका शाहनवाज आ जाता है आपका यहाँ पे। ये बहुत ही हेल्पफुल एक मुस्लिम कैरेक्टर है। वो पहले फ्रेंडशिप और ह्यूमैनिटी को शो करता है, लेकिन बाद में ये लालच में और अपने मतलबी पन में आगे सेल्फ इंटरेस्ट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो ह्यूमन बींग्स प्योरली गुड या प्योरली इविल नहीं होते, सर्कमस्टेंसेज और बिहेवियर उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं हालात के चलते, ठीक है। अब आप नैरेटिव टेक्निक का बात करोगे तो नोवेल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंदी में लिखा गया है। लैंग्वेज बिल्कुल भी आपको कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, पंजाबी और उर्दू रीजनल वोकेबलरी यूज की गई है, और सेटिंग भी आपकी इसकी बड़ी, आपको आप पढ़ोगे यहाँ पे आपका इसको तो बहुत ही ऑथेंटिक लगेगी आपको इसकी सेटिंग यहाँ पे। और मैंने पहले बताया था एपिसोड्स में आपका नोवेल आपका मूव करता है, एक चैप्टर एक ग्रुप को है, अगला चैप्टर दूसरे ग्रुप को है मैं आपका, ठीक है। पेनोरामिक व्यू दे रखा है, मतलब एक वाइड सोशल कन्वर्स क्रिएट कर रखा है यहाँ पे आपका। डिटैच टोन है, नरेटर इमोशनल कंट्रोल मेंटेन करता है। अगर ऑथर कंटिन्यूसली इमोशनल होता तो रियलिज्म आपको कैसा लगता, कमजोर लगता है ना। तो इसीलिए उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव नरेशन आपको प्रोवाइड किया है, लेकिन ह्यूमन सफरिंग को लिए बहुत ही डीप सिंपैथी भी मेंटेन करी है उन्होंने यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आप देखना। आयरनी एंड सटायर को बात करोगे तो एक्सपोज किया हुआ है लीडर की बड़ी बड़ी स्पीच को लेके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में तो वायलेंस और भी फैलता जा रहा है। तो ये आयरनी रिपीटेटिवली यहाँ पे आपका एक्सपोज कर रही है आपका जो आपकी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, ठीक है। अब आप सेंट्रल सिंबल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, थॉमस जो आपका यहाँ पे डार्कनेस का सिंबल है यहाँ पे। आप इसके नोट्स वगैरह को रिवाइज कर लेना एक बार, आपको जस्ट गो थ्रू दिस वंस, क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे तो आप आराम से इसको इजीली कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एमसीक्यूज को देखो, थॉमस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन सी ईयर में पब्लिश की गई थी, ये आपके 1974 में इसको पब्लिश किया गया था यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टाइटल थॉमस, डार्कनेस या इग्नोरेंस आप बोल सकते हो यहाँ पे आपका, ये इसका लिटरल मीनिंग है यहाँ पे आपका, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल थॉमस, भीष्म साहनी, गॉट इट। What event triggers the communal rites in the Thamas? Killing of pig whose carcass thrown at a mosque. Who is Nathu in the novel Thamas? A poor chamar or tenant exploited as a pawn in the rites. Which of the following best describes the narrative structure of the Thamas? कैसा narrative structure है इसका यहाँ पे? Episodic, नॉन लीनियर में मत इसको लिख के आ जाना। इसका स्ट्रक्चर कैसा है आपका? ये आपका एपिसोडिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो एपिसोडिक एंड मल्टी पर्सपेक्टिव विद नो सिंगल प्रोटैगनिस्ट को आप यहाँ पे इसका मार्क करेंगे, गॉट इट। नेक्स्ट आउट, Thamas is primarily a critique of पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एंड इंजीनियर्ड मैनिपुलेटिव वायलेंस को लेके यहाँ पे आपका, गॉट इट। नेक्स्ट आओ, हु इज रिचर्ड इन थॉमस, ब्रिटिश कम्युनिटी आपका जो डिप्यूटी कमिश्नर होता है, हु इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स द कम्युनिटी वो है, ठीक है।
तमस वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था आपका यहाँ पे तमस को? 1975 में। 1974 में तो इसको पब्लिश किया था और एक साल बाद में इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंट्रल मैसेज ऑफ तमस दैट ऑर्डिनरी पीपल बिकम विक्टिम्स ऑफ पॉलिटिकली इंजीनियर्ड कम्युनल हेट्रेड को लेके? गॉट इट? सो ये था आपका भीष्म साहनी का तमस। एक बार ट्रेन टू पाकिस्तान और मिडनाइट चिल्ड्रन और कर लेंगे, फिर आपका पार्टीशन लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। गॉट इट? अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है इस टॉपिक को लेके, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप। और एक और ध्यान में रखिए, अब से आपका जो चैनल का नेम है इट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम विद्वान टू सर्व बोध पे आ गया है। तो आपको आपकी ऐप्स में भी अपडेट दिख गया होगा यहाँ पे, और आप servboard.com पे भी यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। विद्वान को .in को भी लॉगिन करोगे तब भी यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये टेलीग्राम आपका डिटेल है, यहाँ पे लिंक है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। डाउट्स क्वेरीज के लिए फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। हैव अ नाइस डे।